आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है नवंबर 2021 में, और उस रिपोर्ट को बोलते हैं स्टेट फाइनेंसेस स्टेट ऑफ द बजट 2021 2020 2021 2020-2021। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट फाइनेंसेस स्टेट ऑफ द बजट 2020-21। ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि जब पैंडेमिक आया था तो जो अर्बन लोकल बॉडीज थी, मतलब यूं कहें कि 3 टायर की जो गवर्नमेंट थी, चाहे वो पंचायती राज की बात करें या अर्बन लोकल बॉडीज, मेनली इसमें फोकस अर्बन लोकल बॉडीज पे ही है। तो अर्बन लोकल बॉडी जो थी वो बहुत फ्रंट लाइन रोल प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत वाइटल रोल प्ले किया है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इस डिजास्टर को खत्म करने में। हालांकि खत्म तो नहीं हुआ, इस पैंडेमिक में बहुत फ्रंट लाइन रोल इन्होंने प्ले किया, चाहे वो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की बात। तो इस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज ने बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि जब ये खूब अच्छे से काम कर रहे थे ना, तो इनका रेवेन्यू कम हो गया, और जाहिर सी बात है, आप लोगों को भी पता होगा कि रेवेन्यू तो कम होगा ही, क्योंकि उसमें खर्च ज्यादा लग रहा था और सोर्स ऑफ इनकम कहीं से था नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था। तो इनको उस चीज के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत पड़ी। अब इस पे आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है, सजेस्टिव अप्रोच ये देती है कि जो सिविक बॉडीज है ना, उनको कहीं ना कहीं हमको फंक्शनल ऑटोनॉमी देने की जरूरत है। दो सजेस्टिव अप्रोच दे रहा है ये जो आरबीआई की रिपोर्ट है, उसने क्या बात बोला है वो बता रहा हूँ। सजेस्टिव अप्रोच लास्ट में तो अलग है। आरबीआई ने ये पूरा बता दिया कि भाई उन्होंने खूब काम किया, उनका पैसा खत्म हो गया और पैसे के लिए उनको मोहताज रहना पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बोला कि जो सिविक बॉडीज हैं, जो म्यूनिसिपालिटीज हैं, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज की बात कही, उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी दिया जाना चाहिए, और गवर्नेंस शुड बी स्ट्रेंथन, इस तरीके से लिखा है। इन दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ। फंक्शनल ऑटोनॉमी एक कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो। लोकल गवर्नमेंट में, लोकल लोकल गवर्नमेंट पे जो भी बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसको अपने हिसाब से काम करने दिया जाए, उसमें सेंटर का इंटरवेंशन कम हो, स्टेट का इंटरवेंशन कम हो, उसी को फंक्शनल ऑटोनॉमी कहते हैं। यदि अच्छे से गवर्नेंस करना है तो फंक्शनल ऑटोनॉमी देनी देनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। आरबीआई की रिपोर्ट दूसरी बात भी बोली कि गवर्नेंस शुड बी स्ट्रेंथन। गवर्नेंस शुड बी स्ट्रेंथन का मतलब कि जो गवर्नेंस है वो और ज्यादा अच्छा होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। कैसे होगा, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मेयर का आप लोग सिलेक्शन करते हैं ना, अर्बन लोकल बॉडीज में, दिल्ली में भी होता है, सिलचर में भी होगा, गुवाहाटी में भी होगा। तो अर्बन लोकल बॉडीज में जो मेयर का सिलेक्शन होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 1 साल में क्या विजन लेके कोई आएगा और क्या काम करेगा। कम से कम राइटर ऐसा इनडायरेक्टली हिंट करते हैं, जो सजेस्टिव अप्रोच में भी है, कि मेयर को कम से कम 5 साल के लिए तो रखो ना। 1 साल में वो कौन सी प्लानिंग करके और क्या एग्जीक्यूट कर देगा और किस तरीके से चेंज लाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी और गवर्नेंस शुड बी स्ट्रेंथन। गवर्नेंस शुड बी स्ट्रेंथन का मतलब कि जो गवर्नेंस कर रहे हैं वहां पे लोग, उनके टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए। यही बात 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी बोली है। उन्होंने गवर्नेंस को इम्फेसाइज करने की बात कही है कि मतलब गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इम्फेसाइज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने फाइनेंशियल इंपावरमेंट की बात भी कही थी, मतलब लोकल बॉडीज को और ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा लंबा हो गया। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो 1980 में नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन बना था। एक कमिटी बनी थी जिसको कहते हैं नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1980s में, जिसमें अर्बन वर्ड को डिफाइन किया गया था। इसका जो बंदा था उसका नाम था चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स CHARLES और कोरिया CORREA। चार्ल्स कोरिया कोई फॉरेन नेम नहीं है, विदेशी नेम नहीं है, इंडिया का ही है। वो आर्किटेक्ट थे। तो चार्ल्स कोरिया इसके चेयरमैन थे। और ये जो बॉडी बनी थी जिसका नाम है नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, इन्होंने डिफाइन किया था कि अर्बन वर्ड का मतलब क्या होता है। ये पहला अचीवमेंट था 1980s में। 1991 और 92 के आसपास आपके पास 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया। 73rd लोकल
पंचायती लेवल पे डील करता है, और 74th अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब एक रूरल लोकल बॉडीज की बात करता है, एक अर्बन लोकल बॉडीज की बात करता है। तो चूंकि हम अर्बन की बात कर रहे हैं, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो आया था 1992 के आसपास, 91-92 में, तो इसमें 12th शेड्यूल, क्या इंडियन पॉलिटी में शेड्यूल पढ़ेंगे आप, तो उसमें 12th शेड्यूल में 18 फंक्शन दिए हुए हैं, टोटल 18 फंक्शन दिए हुए हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं। उस फंक्शंस को देख लीजिएगा, या मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, लक्ष्मीकांत में होगा तो। कभी कभी यूपीएससी वहां से भी टारगेट कर देता है कि कौन सा फंक्शन अर्बन लोकल बॉडीज का है, कौन सा नहीं है। तो 18 फंक्शन दिए गए हैं। ये दूसरी अचीवमेंट थी कि जो आपको मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, कि पहला तो ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज को डिफाइन कैसे किया जाए, और दूसरा इन्होंने लोकल गवर्नेंस और अर्बन लोग मतलब पंचायत 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। तीसरी जो बात इन्होंने की है वो नियो ये क्या बोलते हैं, नियो लिबरल रिफॉर्म्स। नियो लिबरल रिफॉर्म्स क्या है? वही एलपीजी की बात है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि स्टेट का इंटरवेंशन कम कर दिया, मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट का मतलब आसाम बिहार नहीं, स्टेट मतलब कि जो भी गवर्नेंस एजेंसी होगी, मतलब वो बिजनेस में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। मार्केट को थोड़ा ओपन कर दिया गया, और मार्केट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि तुमको जिस चीज की जरूरत लगती है उसको बनाओ और उस तरीके से बेचो। ये बहुत अच्छी बात हुई, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा हो गया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन आ गया, बहुत सारी कंपनियां आ गई। लेकिन एक नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि लोकल जो लेवल पे जो गवर्नमेंट थी ना, उसको बहुत ज्यादा फाइनेंस अलॉट नहीं किया गया, बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिया गया। उनको ये कह दिया गया कि आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करो अपने एरिया में, और वहां से जो फायदा हो उससे आप अपना काम चलाओ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो जो टैक्सेस होते हैं ना, उस टैक्स को वसूलो। इसके बारे में आगे है, वो मैं बताऊंगा कि वो कौन से टैक्स की बात करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक चुंगी टैक्स की बात की है। चुंगी का स्पेलिंग होता है, इंग्लिश होता है ऑक्ट्रोरी, OCTROI, ऑक्ट्रोरी। चुंगी टैक्स क्या होता है? मेरे हिसाब से पुराने लोग जानते होंगे। ये टैक्स ऐसा होता है कि सपोज दैट कि कोई दूसरे स्टेट से सामान आपके स्टेट में आ रहा है, किसी मान लीजिए गुजरात से महाराष्ट्र आ रहा है, या आसाम अरुणाचल ले लीजिए, और आसाम से जितने भी स्टेट लगे हुए हैं, या कहीं दूसरी जगह से भी आ रहा है। तो जैसे ही वो दूसरे स्टेट में इंटर करता है ना, जहाँ पे वो सामान का डिलीवरी करेगा, तो दूसरे स्टेट वाले टैक्स लगाते थे। लेकिन जब जीएसटी आया तो उस टैक्स को इन्होंने खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक और इनके पास जो फाइनेंस का सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम था, जो टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करते थे, वो भी खत्म हो गया। तो इस पे राइटर यही बोलते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस में इन्होंने बोला है कि पहला चैलेंजेस है अर्बन लोकल बॉडी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इन्होंने बोला कि आरबीआई ने एक सर्वे किया था, म्यूनिसिपालिटीज में सर्वे किया था। इनफैक्ट 121 म्यूनिसिपालिटीज में सर्वे किया था, और ये पाया कि जो आरबीआई का जो ये म्यूनिसिपालिटीज का जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो 70% श्रिंक कर गया। मतलब जहां पे 100 रुपए मिलता था, वहां पे 30 रुपए मिलता है। और उनका जो खर्च है वो 71.2% के आसपास इंक्रीज हो गया। पैंडेमिक में होना ही था। तो इसीलिए इन्होंने ये बोला है कि अर्बन लोकल बॉडीज को किसी न किसी तरीके से उनको ऐसी ऑटोनॉमी दीजिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और अभी जिस टैक्स का मैं जिक्र किया था, उस टैक्स का नाम है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स चाहे तो अर्बन लोकल बॉडीज इंपोज कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं। उन या तो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं गवर्नेंस में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, वो नहीं लगाते हैं। और एक ओईसीडी का रिपोर्ट है, ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया जाता है इंडिया के द्वारा। इंपोज ही नहीं, कलेक्ट भी सबसे कम कलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से बोला कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन है पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे कम है इंडिया में। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ऐसा राइटर बताते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रूल्स, कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन गवर्नमेंट को डिवाइस करना चाहिए जिसके थ्रू प्रॉपर्टी टैक्स भी लोकल अर्बन बॉडी कलेक्ट कर सके। दूसरा जो इन्होंने चैलेंज बताया, उन्होंने बोला सिटी मेयर्स आर मिसिंग। मतलब जो मेयर होते हैं वो पूरे पैंडेमिक में गायब थे। और इसका रीजन वो बताते हैं कि जो भी मीटिंग हुई ना, वो सीएम के बीच में, पीएम के बीच में, डीएम के बीच में। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
तो ये सारा मीटिंग उनके बीच में हुआ, मेयर के साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुआ। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ आपने किया नहीं और ब्यूरोक्रेसी पे ध्यान दिया, ये बहुत गलत है। तीसरी बात इन्होंने ये बोला है कि जो म्युनिसिपालिटीज, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, इनको कोई ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है, और जो भी गवर्नमेंट नया नया प्रोग्राम स्टार्ट करती है वो पीसमिल प्रोजेक्ट होता है। पीसमिल प्रोजेक्ट या पीसमिल अप्रोच ये होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो अप्रोच नहीं करते हैं। जैसे स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आया, कब आया और कितना उसमें सफलता मिली है, ये समझ से परे है। क्योंकि मैं बहुत ऐसी जगह को देखा हूँ जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात कहे हैं, अभी तक वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसको आप कह सकते हैं पीसमिल अप्रोच। तो इसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज में भी कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है पीसमिल पीसमिल अप्रोच की तरफ, और उस पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम नहीं करती है। तो स्टेट, अच्छा एक और चीज लास्ट में राइटर बताते हैं चैलेंज की, देखो जहां पे भी डेमो ये मूवमेंट बहुत तेज है ना, डेमोक्रेटिक मूवमेंट जहां पे बहुत तेज है, वो स्टेट तो ठीक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे केरला है, वहां पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत अच्छा है। तो केरला की मैं बात बताता हूँ कि जितना भी स्टेट का बजट आता है ना, उसका 40% वो दे देते हैं अर्बन लोकल बॉडीज को, और इसीलिए केरला का जो सिस्टम है वो काफी अच्छा है, वहां का लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छा है। अब ये सब चैलेंजेस हैं, तो इसमें सजेस्टिव अप्रोच राइटर ये देते हैं। पहला तो इन्होंने वही बताया है जो स्कैंडिनेवियन मॉडल जो है, उसमें इन्होंने बोला है कि 4 कंट्री आती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये चारों कंट्री क्या करती हैं कि जिस भी सिटी से टैक्स कलेक्ट करती हैं, उस सिटी में कुछ कुछ पोर्शन वो दे देती हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। इंडिया को भी उसी उसी मॉडल पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो काफी डेवलप्ड है। और यूपीए की गवर्नमेंट में ऐसा एक आया भी था बिल, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। उन्होंने बोला था कि 10% टैक्स कहीं से भी, जहां जिस सिटी से भी कलेक्ट होगा इनकम टैक्स, वहां से 10% टैक्स उनके उस सिटी के डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये कहने, राइटर ये बता रहे हैं कि इस मॉडल को अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसके बाद वही बात जो मैंने आपको बताया, फंक्शनल ऑटोनॉमी देने की जरूरत है। इसमें 3 F की बात किया है इन्होंने, फंक्शंस, फाइनेंसेस एंड फंक्शनरीज। फंक्शंस तो वही फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात कर रहा हूँ, फाइनेंसेज आपको पता है पैसे की बात की जा रही है। फंक्शनरीज का मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस में काम करते हैं, उनको स्किल प्रोवाइड कराया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ठीक ठाक चीजें हो सके। तीसरा इन्होंने बोला है कि देखो डिजास्टर जब आता है ना कोई भी चीज, तो अर्बन लोकल बॉडीज को ये कहा जाए कि आप डेटा कलेक्ट करिए, और डेटा कलेक्ट करके ये बताइए, मतलब इस बात को इवैल्यूएट कीजिए कि फिर कभी डिजास्टर आएगा तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये इस चीज की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। चौथा बात इन्होंने बोला है कि पीसमिल अप्रोच नहीं होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए। और पांचवा सजेस्टिव अप्रोच इन्होंने ये दिया है कि जो मेयर का सिलेक्शन करते हैं आप 1 साल के लिए उनको इलेक्ट करते हैं, वो कम से कम 5 साल के लिए हो, तभी जाके एक हम ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे सकते हैं। और इन टोटल या इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, या सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, शायद उस ऑब्जेक्टिव को हम तभी